हाँ सर। हम ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एक केवल जहाँ पर जैसे हमको दिखाई दे एच, क्या दिखाई दे एच, तो वो क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। और कहीं पर हमको नहीं आ रही है। हाँ, नहीं क्लियर जा रही है सर आपकी क्या सर? नहीं क्लियर जा रही है आवाज। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं जा रही है। प्रवचन चल रहा है। क्या हो रहा है? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, बताओ। हाँ सर अभी आ रही है। अब आ रही है, चलो ठीक है। अब जा रही है एकदम अच्छे से? हाँ धीरे आ रही है। धीरे आ रही है, तेज तेज चिल्लाएं? सब अब सही है सर, सही है। चलो अगर सही है तो ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हम लोग बात किसकी कर रहे थे, एटम्स की। किसकी बात कर रहे थे? एटम्स। एटम्स। तो एटम्स की बात किया जाए तो यहाँ पर देखो, ये एटम्स में क्या होगा, जनरली एटम्स कितने टाइप के होंगे। अगर बोला जाए, कभी कभी बोल दिया जाए कि हाइड्रोजन, क्या बोला जाए, हाइड्रोजन, केवल एच लिखा रहा है। और कभी कभी लिखा रहता है H2, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये बताओ। सर किसको एलिमेंट बोलेंगे? केवल H2 को कि केवल एच H को, को? केवल एच को, जहाँ पर सिंगल एच लिखा रहता है, ठीक है। सिंगल एच जहाँ पर लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट, एलिमेंट। और कहीं कहीं दिखा रहता है H2, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से केवल S लिखा रहता है, इसको बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं, सल्फर। कहीं कहीं लिखा रहता है S8। क्या लिखा रहता है, S8 या फिर S2। ये सब क्या है, ये सल्फर गैस है। ये क्या है, ये गैस फॉर्म है कि नहीं। अगर देखा जाए तो इसमें, इस सल्फर में जिस जहाँ पर केवल एस लिखा रहता है, उसमें केवल क्या होते हैं, एलिमेंट। क्या होते हैं, ये एलिमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स। क्या होते हैं, एटम्स। ये एटम कंसिस्ट होकर के क्या बनाते हैं, सारे कंसिस्ट होकर क्या बनाएंगे, एटम जो है, एटम बहुत सारे कंसिस्ट करके क्या बनाएंगे, बहुत सारे एटम मिल करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। नहीं, बहुत सारे एटम कंसिस्ट करके, एक तरह से हम बोले हैं कि जो हमारा हमारा एलिमेंट बना होता है वो जनरली किसका बना होता है, एटम का बना होता है। ये बात तो सही है, बहुत सारे एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जब पेयर टाइप्स में रहे तो वो एटम्स कंसिस्ट होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बात तो सही है। लेकिन एक बात हम ये बता रहे हैं कि जितने भी क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं, एलिमेंट जो बनते हैं, वो एलिमेंट क्या बनते हैं, किसके थ्रू बनते हैं, एटम्स के थ्रू बनते हैं। किसके थ्रू, एटम्स के थ्रू। और मॉलिक्यूल्स ज्यादातर किसके अंदर पाए जाते हैं, गैसेस। जो मॉलिक्यूल्स किसके अंदर पाए जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे कि मान लो जो S8 है, S2 है, H2 है, ये सब क्या है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादातर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम बात किया जाए कि अगर एटम्स और इसके एटम्स और क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, कनाद ने। किसने बताया था, कनाद। हाँ, कनाद वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज दैट मैटर ऑफ पार्थनाथ। मतलब इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ही उसका नाम रखा पहले, परमाणु। क्या नाम रखा था उन्होंने, बोला था परमाणु। बाद में जॉन डाल्टन ने इसको क्या बोला, एटम्स। इसको इंडिविजुअली इसको बांटा, बोला एटम्स और क्या बता, मॉलिक्यूल्स में। फिर अलग अलग लोग आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई। हम लोगों को शुरू करना, हाँ बताओ। सर डॉल्टन ने एटम्स टर्म दिया था कि क्या बोलते हैं, ल्यूसिफस और वो डेमोक्रिटस ने। हाँ, नहीं, डाल्टन ने एटम को बोला था, और उन्होंने जो है उसको बता दिया था, दूसरे वाले जिनका नाम लियो, दूसरे वाले ने किसको दिया था, मॉलिक्यूल्स को। सर लेकिन एनसीईआरटी में तो कुछ और ही लिखा है। क्या लिखा है बताओ। सर एनसीईआरटी में लिखा है कि क्या बोलते हैं, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस सजेस्टेड एटम टर्म।
कि हाँ। if we go on dividing matter, a stage will come that particles obtained cannot be divided further. बिल्कुल, लेकिन बात ये है कि देखो ये हिस्टोरिकल बात है, ठीक है, हिस्ट्री की बातें हैं, हाँ। बहुत पहले की बात है, ये अभी की नहीं, बहुत बहुत पुरानी है। तो पुरानी होने के नाते कहीं पर भी इसका जो है कोई वो परफेक्ट नहीं मिलेगा। देखो इसका कहीं भी डेट दिख रहा है इसमें, पहले की बातें किसी ने बोल दी, हमने सुन ली। अब मानकर चलो जब कभी हम लोग स्टोन एज की बात करते हैं तो किसी को टाइम पीरियड पता है स्टोन एज का? बहुत सारा हम लोग कॉपर सेंचुरी वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं, क्या उसका इस डेट किसी को पता है? हम लोग अंदाजा लगाते हैं। तो वही बात है उस समय भी, जैसे लोग बोलते हैं कि कोई बोलता है कनाद, मतलब ये हिस्टोरिकल बातें हमको क्या कॉन्सेप्ट बेसिस है, साइंस पढ़ना है ना, तो अब ना कि हिस्टोरिकल बातें याद करनी है, ये उतना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी इतना याद रखो कि किसने बताया, किसने दिया, बस इतना काफी है। कनाद का ही नाम बहुत ज्यादा आता है, ये ल्यूसिफस का उतना ज्यादा नाम आता नहीं है, फिर भी अगर रखना है तो कर सकती हो। समझ गई? Yes, sir. अगर एक और बात बोला जाए, जो एटम जो बनते हैं, जो एटम बने होते हैं, वो एटम के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है? इसके सब पार्टिकल कंसिस्ट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ये हमारे क्या पार्टिकल्स हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पार्टिकल्स। और इसके अंदर जो सब पार्टिकल होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ बताओ। सर अभी आपने बोला कि क्या बोलते हैं एटम्स जो है डिवाइड नहीं हो सकते हैं ना, हाँ तो सर अभी आपने फिर बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हो गया सर वो? बिल्कुल सही बात। ये सब बातें पूछो तो अच्छी बात लगती है। हाँ बिल्कुल सही पूछी हो, इसको हम बताते हैं। कहाँ गया जी? सही है ना? दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छा पूछा है, अब इसको हम बताना चाहेंगे। जैसे ये जो टाइम था, ये किसका टाइम था? इनका टाइम था। अगर हम इसको सर्कल कर रहे हैं, दूसरी वाली है कि नहीं है? है सर। हाँ, अच्छा वो गाना गा रही है, चलो ठीक है, उसको सुनाई दे रहा होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल गाना सुनाई दे रहा है तुम्हारा। चलो, डाल्टन कहाँ गया? यहाँ पर जो है डाल्टन यहीं पर लिखा होगा, ये देखो जॉन डाल्टन है ना। जॉन डाल्टन ने, जैसे कि मानकर चलो जब कोई भी इन्वेंट करता है, कुछ भी बताता है, तो उसके बारे में बोल देता है कि हाँ बस यही है, स्मॉलेस्ट है। आज के डेट में भी लोग जनरली, अगर मानकर चलो तुम्हारे घर के बगल में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अगर अगल बगल है, तो तुरंत आएगा वो बोलेगा पूरे वर्ल्ड में ये एक ही है, पूरे दुनिया में ये एक ही है। बोलने लगते हैं लोग ना कि ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। लेकिन क्या होता है, ऑन द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है उससे भी बड़ा, उससे भी अच्छा चीजें आता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, उससे अच्छा आता जाता है। अगर बोला जाए तो पहले सबसे बड़ा क्या था? हिमालय था ना, हिमालय था। उसके बाद K2 आया, K7। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया वैसे वैसे क्या आती गई, बड़ी बड़ी चीजें आती गई, छोटी से छोटी चीजें आती गई। तो ये जॉन डाल्टन के समय सबसे छोटा पार्टिकल वही था, एटम और मॉलिक्यूल्स ही थे। लेकिन जब बाद में और सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और एक्सपेरिमेंट पे और बढ़ाया गया, और देखा गया, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे माइक्रोस्कोप बन गए, उसके बाद और भी छोटे छोटे स्कोप्स बनते गए, तो उसमें देखा गया कि इसके अंदर यही नहीं, उसके अंदर क्या है, सब पार्टिकल्स भी हैं। तो उसमें देखा गया कि क्या थी, कैथोड रेज थी और एनोड रे, यानी पॉजिटिव रे और निगेटिव रे, मतलब बहुत सारी थी रेज थी, जिसके अंदर देखा गया तो बोला गया इनकी जो है, इनको नाम दे दिया गया, पॉजिटिव वाले को नाम दे दिया गया दे आर द प्रोटॉन्स, और जो निगेटिव वाले थे उनको बोल दिया गया इलेक्ट्रॉन, और इनको बोल दिया गया क्या, ये सब पार्टिकल हैं। इनकी बात को झूठा न ठहराया जाए, मतलब इनकी बात को गलत न किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बोल दिया गया दे आर द सब पार्टिकल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बात को समझ रही हो? मतलब कि सर डाल्टन के टाइम डाल्टन को ये बस पता था कि एटम्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। नहीं, है ना? उस टाइम दैट टाइम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर द एटम्स। उस टाइम पर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या था? एटम। अब मान के चलो आज से तुम 10 साल पहले की बात करो, तो 10 साल पहले कोई ये जानता था कि टैब नाम का भी कोई चीज है? हम बोल सकते थे जब जो सबसे बड़ा उस समय का जो सबसे बड़ा मोबाइल था वो क्या था? कीपैड का मोबाइल ही सबसे बड़ा मोबाइल था ना? हाँ? हाँ सर। आज के डेट में बताओ सबसे बड़ा मोबाइल कौन सा है? टैबलेट है।
हुआ ना, टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे लोगों को उसके बारे में पता चला, और वैसे वैसे चीजें जो हैं बड़ी छोटी जो है क्या होती गई, चेंज होती गई। समझ रही हो बात को? हाँ सर। हाँ, तो टाइम चेंज के अकॉर्डिंग हुआ, जैसे जैसे ही टाइम चेंज हुआ, जैसे ही उस समय जो है, उस समय पहले टाइम क्या था, पहले के टाइम पे, पहले जो जो टाइम था उस समय जो सबसे छोटा पार्टिकल उन्होंने खोजा था वो क्या था, एटम और मॉलिक्यूल। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एनिमल, सॉरी एलिमेंट आर गैसेस, मतलब गैस और एलिमेंट्स के या फिर किसी भी मेटल के, नॉन मेटल के, किसी भी चीज के, सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल का है, एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जैसे ही क्या पता चला, उससे भी छोटी चीजें के बारे में पता चला, तो वो क्या हो गई, उसके अंदर पाई जाती हैं। अगर बोला जाए कि एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर जो है ये सब पार्टिकल बहुत सारे, क्या लाखों करोड़ों के अंदर मतलब पाए जाते हैं। एटम्स के अंदर जो है, हर एटम्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है? एक तरह का न्यूक्लियस है अंदर उसकी। हाँ, क्या है? मान लो ये एक एटम है, यहाँ पर देखो, ये मान लो एक एटम है, इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाएंगे। कहा जाता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इसके बाहर 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 क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। समझ रही हो कि नहीं? हाँ। समझ में आ रहा है जी? यस सर। चलो, वो ना ही बोलो तो अच्छा है, उसका तो सुनाइए नहीं था। तुम कमेंटे कर लिया करो, लिख दिया करो, तो समझ में आया कि क्या बोल रही हो। गाना गा रही है वो तो। उसके बाद देखो, तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? नहीं सर। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो जो हमारे एलिमेंट्स और एलिमेंट्स जो बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, क्या, स्मॉलेस्ट, मतलब बस सबसे छोटा पार्टिकल कौन कौन से हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डाल्टन। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन। और डाल्टन के नाती पोता मतलब और नीचे चले आओ, कम से कम 10-15 पीढ़ी के बाद कौन कौन आए होंगे, थॉमसन आए। कौन आए? थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, चैडविक आए और गोल्डस्टीन आए। इन लोगों ने बोला कि नहीं चाचा जी, ये नहीं, ये बात सही है। समझे? ठीक है। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मैटर एंड सो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अलग अलग काइंड्स के, मतलब एटम्स जो है क्या होंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम के अंदर जो है क्या होंगे, अलग टाइप के क्या होंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे। और हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप के क्या होंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर जो भी एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर द सेम कैटेगरी। ये किस कैटेगरी के होंगे, ये सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। लेकिन जो सोडियम के अंदर होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोजन से तो अलग होंगे, बाकी सबसे तो अलग होंगे, लेकिन सोडियम के अंदर जो सोडियम के रहेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। समझ रही हो बात को? यस सर। ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब वो किस पर डिपेंड करेंगे, किस पर डिपेंड करेंगे, एलिमेंट पर। किस पर डिपेंड करेंगे, एलिमेंट पे। ठीक है। कुछ एटम्स और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से उसको आगे चलकर हम बोल देते हैं क्या, मेटल, मतलब एलिमेंट दैट है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो क्या है, मेटल है। समझ रही हो कि नहीं? हाँ सर। कोई दिक्कत? अरे बार बार ये क्या हो जा रहा है जी? दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलो, we will now describe the law of chemical combination as the which is conformed to ideas atoms and being smallest particles of metal. law of chemical combination, there are the three types of law of chemical combination. कौन कौन से होते हैं? पहला कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या होगा जी? बताओ। सर आवाज ही नहीं आई आपकी। हम बोले लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है कि नहीं है? हाँ सर।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर मैटर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, 3 टाइप के लॉ दिए गए हैं। अगर हम बोला जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है, बताओ स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा। जैसे सेल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सॉरी किसी भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है किसी भी बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, क्या होता है, सेल। मकान का ब्रिक्स। उसी तरह इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, एटम। क्यों? हाँ, क्यों होगा एटम? क्योंकि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस जो पाए जाएंगे एक एटम के अंदर, वो कंप्लीट एटम कब बनेगा, इसके अंदर सारी चीजें पाई जाएंगी, तब ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर केवल इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या, अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है, केवल उसके अंदर निगेटिव पाए। अगर प्रोटॉन पाया जाए तो वो केवल कैसा होगा, प्लस पाया जाएगा। न्यूट्रल है तो उसके अंदर क्या होगा, 0 चार्जेस पाए जाएंगे। तो ये क्या है, यूनिट नहीं हुआ। यूनिट मतलब क्या होता है, एक ही काम, मतलब कि जिसके अंदर क्या हो, परफेक्शन हो, जो क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, जो हर चीज को क्या कर दे, डिफाइन कर दे। तो क्या ये तीनों चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी वो कौन है, एटम है। तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, बताओ। एटम। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। उसको सुनाई दिया, समझ में आ रहा है जी तुमको? चली गई क्या? हाँ सर, अभी जस्ट गई। हमको लग रहा था। पता नहीं उसका जा रहा है। हाँ हाँ सर क्या बोलते हैं, जो तीसरा लॉ है वो हम लोग 10th में पढ़ेंगे ना? नहीं, इसी में पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है क्या उसको? सर थर्ड वाला लॉ। थर्ड वाला लॉ क्यों, तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ना हो तो इसी में पढ़ लेना, बताएंगे। सर इस बुक में दिया ही नहीं है। नहीं दिए तो हम बताएंगे ना। अच्छा ठीक सर। नहीं तो नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताएंगे। नहीं सर, पढ़ना है सर, पढ़ना है पढ़ना है। वो आई कि नहीं आई जी? नहीं आई सर। कॉल करना पड़ेगा क्या? सर हो सकता है कनेक्टिविटी क्या बोलते हैं कम हो गई हो। सर इसके बाद क्लास करेंगे कि नहीं 2 मिनट बाद? कर देंगे, क्या दिक्कत है, जैसा मर्जी। चलो आगे चलते हैं। अभी हमने क्या बताया था, अब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 18th century। इन 18th century scientists noticed they carried a chemical reactions is close container, it was the change of mass in the preservation of chemical reactions। जैसे मान कर चलो 18th century यानी 1774 में किसने, देखो यहाँ पर आगे जिनको तुम नाम ले रही थी, लिवाइजर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैटर कोई भी चीज है, जैसे कि हम लोग एनर्जी के बारे में उन्होंने बता दिया था, किसने, आइंस्टीन ने, उस समय तक E बराबर mc² के अकॉर्डिंग कि न तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जैसे एनर्जी, विदाउट एनर्जी जो है कोई भी सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस को क्या किया, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, ना ही क्या किया जाए, नष्ट भी किया जा सकता है। किसी भी सबस्टेंस को या फिर मटेरियल को अगर बनाना है या फिर उसको क्या करना है, खत्म करना है, तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया क्या, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो बात को? हेलो, हाँ सर। समझ रहे हो ना? तो उसी समय किसने बोला, लिवाइजर ने। ठीक है, तो लिवाइजर ने ये बोला कि मैटर नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, अगर मान लो कोई भी एक दो रिएक्शन हम करा रहे हैं, उसके जब रिएक्शन करवाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हमारा जो रहेगा जनरली जिस तरह से एनर्जी सेम रहता है, यानी हमारा जो मास होगा, अगर ध्यान से देखें तो E = mc² होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। क्यों? जो ये C होगी, C क्या है, द वेलोसिटी ऑफ
लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। तो ई की वैल्यू डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर। किसके ऊपर? मास के ऊपर। तो यानी अगर अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो अगर एनर्जी को अगर जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? मास बढ़ेगा। यानी जितने ज़्यादा मास का रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। जितना ही कम मास का ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, उतना ही कम एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया जा रहा है, यदि यह बोल रहा है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही क्या किया जाता है, ना ही क्या किया, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यही किसके ऊपर लागू हो जाएगा? मास पर भी। तो मास को भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है। ये क्या आ रहा है जी? चलो, क्या हम बता रहे थे? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बता रहे थे? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास means that chemical reaction total mass of product is equal to the total mass of reactant। यानी इसका कहना है जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, अगर वो किसी से रिएक्ट कर रही है तो आफ्टर रिएक्शन जो भी रिएक्शन वो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? इक्वल हो। मान लो जो भी हम रिएक्शन यूज करेंगे, जो भी रिएक्शन, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये आगे है। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन के लिए हमने यूज किया, जैसे कि जनरली हम सोडियम का यूज कर रहे हैं और क्लोरीन को हम क्या कर रहे हैं? दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया? NaCl। क्या बना? NaCl। यानी सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, हमारे पास क्या मिल गया? साल्ट मिल गया। साल्ट मिल गया ना। तो इसको हम बोलेंगे जो मास यहाँ पर जो मास हम लिखेंगे किसका? यहाँ पर हमने क्या लिया है? रिएक्टेंट। जो भी मास हमारा रिएक्टेंट का होगा वही मास किसका आएगा? प्रोडक्ट का आएगा। ठीक है। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग टू द केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कोई भी मास का चेंज नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं सर। अगर हम मानकर चलो कोई एक पेपर लेते हैं, पेपर को हम जला दिए, फूंक डाले उसको, क्या डाले? आग लगा दिए। जैसे ही पेपर में हम आग लगा देंगे, फूंक डालेंगे उसको, तो उसका क्या होगा? उस पेपर को जब हम जलाएंगे तो जलाने के बाद उसमें क्या बचेगा? कार्बन। और कुछ उससे जो है क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कोई गैसेस वगैरह निकलेंगे, धुआं निकलेगा। सब चीज को जब ऐड कर देंगे तो लास्ट में वो किसके वेट के बराबर आएगा? किसके मास के बराबर आएगा? बताओ। पेपर के वेट के बराबर आएगा। ठीक है। केवल और केवल उसमें क्या हो गया? एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो गया। उसका मास जो है, जो भी एनर्जी जो पहले था, ट्रांसफॉर्म हो गया। एनर्जी क्या होता है? हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? इंटरचेंज हो जाती है। क्या होती है? इंटरचेंज क्यों बोल रहे हैं बताओ? पता नहीं सर। लो, इंटरचेंज हो जाती है, फिर हम क्यों बोल रहे हैं? पूछना भी नहीं है। इंटरचेंज इसलिए बोल रहा है कि जैसे कि मान कर चलो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है, जैसे कि इंटरचेंज इसलिए बोल सकते हैं कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या कर दें, हम इंटरचेंज इसलिए बोला ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, फिर उस फॉर्म से वापस उसी फॉर्म में आ जाना, ये बोलते हैं इंटरचेंज। जैसे कि बोल सकते हैं सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, फिर लिक्विड से सॉलिड में बदलना, ये क्या कहलाएंगे? इंटरचेंज। आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को ना? तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। तो एनर्जी भी क्या होते हैं? इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, समझ गई? और चेंज क्या होता है? चेंज क्या होता है? परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट, दोबारा वो ना हो। ये क्या हो रहा है? ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द मास ड्यूरिंग टू द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद सिंस देयर इज नो गेन और लॉस केमिकल रिएक्शन, द मास आर रिमेन कंजर्व्ड। प्लीज नोट द टर्म्स ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इंक्लूड एयर। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो, क्या हुआ? आवाज नहीं जा रही क्या जी?
आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, हम ये बोल रहे थे जनरली क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। अगर कार्बन का देखोगे तो कार्बन 6 पोजीशन पर होता है। किस पोजीशन पे होता है? 6 नंबर पे। 6 नंबर पे होता है ना, यही एटॉमिक नंबर 6 नंबर पे, इसको पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे रखा गया है। तो इसका जो है एटॉमिक वेट देखोगी या फिर एटॉमिक मास देखोगी तो इसका क्या होता है? एटॉमिक मास 12 होता है। क्या होता है? 12। समझ गई? तो ये जनरली एटॉमिक मास क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। ये हम नहीं, ये मतलब हम ये नहीं बोले ये रूल है, रूल नहीं है, ये एजम्पशन है। ये क्या है? एजम्पशन है। ठीक है, समझ रही हो बात को? तो अगर देखा जाए तो कैल्शियम का कितना होता है? 40। कितना होगा? 40। कार्बन का कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई 3। तो अब टोटल को ऐड करो, ये 40 प्लस 12 कितना हो गया? 52 हुआ कि नहीं? प्लस 48 कितना हो जाएगा? कितना हुआ टोटल? 100 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। हो गया ना? अब देखो, अगर यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड वाले को देखा जाए, क्या देखा जाए? कैल्शियम ऑक्साइड वाले को, CaO को। तो कैल्शियम का क्या होता है? 40। मतलब 40 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। यही तो होगा। कितना हो गया? 56 आया कि नहीं? और कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो कार्बन का कितना होगा बताओ? 12। कार्बन का 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया बताओ? 44। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। हो रहा है ना? ठीक है, समझ में आया? ये प्रोडक्ट का और इसका तुमको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? यस सर। चलो, अगर समझ में आया तो इसके बाद आगे चलते। इसी बेसिस पर हमको इसको निकाल कर दिखाओ। H2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 तब क्या बनता है? 2H2O। 2 टाइम्स ऑफ H, यहाँ पर 2 नहीं है जी। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2, 2H2O। ये होता है किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तब क्या बन जाता है? वाटर। इसका निकालो, इसको प्रूफ करो। क्या? सर बस 1 मिनट रुकिए। रुके हैं। निकला? सर आयुषी तुम्हारा निकला जी? हाँ सर, बताइए सर। सर क्या बोलते हैं ये जो सर? हाँ सुन रहे हैं। सर जब 2 लिखे हैं हाँ, सर उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर 2 2 कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया ना? देखो, अगर इसको करना है तो हम करके बताते हैं। यहाँ पर देखो 2 हो गया, हाइड्रोजन का हमको निकालना है तो हाइड्रोजन का हम देखेंगे तो यहाँ पर 2, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर देखोगी तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 2 जा 32। यहाँ 2 2 कितना हो गया? 4। क्या हुआ? 4 4 प्लस 32 कितना हो गया? 36। यहाँ पर भी वही काम देखो, 2 टाइम्स ब्रैकेट बनाओ H2 यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा ना? अब देखो यहाँ पर 2 और 16 कितना हो गया? 18 होगा ना? कितना हो गया? 30। 36 आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आया? यस सर। क्या करती हो? एक और दें? सर बस 1 मिनट रुकिए, इसको लिखते हैं।
लिख लो। लिखा? लिख लो। यस सर। आयुषी को समझ में आ रहा है कि नहीं? आयुषी को समझ में आया? सर वो चैट वैट लिख ही नहीं रही है। पगला गई है वो भी। सर हम्म, एक बात पूछे? पूछो। सर आपने जो ये 2H2O में हम्म, सर 2 का मल्टीप्लिकेशन सर होल ब्रैकेट में सर आपने 1 into 2 plus 16 के बाद ब्रैकेट क्यों लगाया है? देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखोगी तो जो ये 2 है, ये वाला 2 है, ये 2 क्या है? हाँ। ये हाइड्रोजन का भी 2 टाइम्स है और ऑक्सीजन का भी 2 टाइम्स है। सर 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 इसको बताइए, सर फॉर बताइए, ये क्या लिखी है? सर वो फिर से बताने के लिए बोली है कि आपने ये कैसे निकाले हैं। अच्छा, चलो फिर से हम बताते हैं, ध्यान से देखो सब लोग, इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा देखो। यहाँ पर हमने लिखा 2 टाइम्स ऑफ H2O, लिखा है ना? 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2, यही तो है ना? तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ H2O। पहले हम दोनों साइड देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने हैं। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है कि नहीं? यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो 2 सॉरी 4 क्या है? हाइड्रोजन, और क्या है? 2 ऑक्सीजन। इधर भी देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, है कि नहीं? दोनों बताओ। यस सर। दोनों दोनों उसका नहीं आ रहा है, कमेंट लिखो या फिर हाथ उठा दो। यस सर, सर, ठीक हाथ ठीक, उठाइए। हाँ ठीक ठीक, ऐसे भी कर दे, काफी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 हो गए ना, 4 हाइड्रोजन हो गए ना, तो इसको हम या तो ब्रैकेट बना करके लिखो या फिर डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई 1 कर सकती हो, लेकिन हम सुविधा के लिए ब्रैकेट बना देते हैं। तो हमको पता है क्यों, रूल हमको पता है किसका, बोडोमास का, कि ब्रैकेट्स के पहले कुछ नहीं रहता है तो किसी भी नंबर के 2 नंबर के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वही हम रूल फॉलो करने के लिए हमने ऐसा बना दिया है। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है, क्या होता है? 1। और यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन यूज किए तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, करें कि नहीं? यहाँ पर देखो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 हुआ कि नहीं? प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, एक ऑक्सीजन कितने का होता है? 16 का। तो 2 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8 पोजीशन पर है कि नहीं? 8 पढ़ कर देख लो एक बार। यस सर। होता है ना, तो उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 16, 16 में 2 ऑक्सीजन लिए हुए हैं तो 16 मल्टीप्लाई 2 लेंगे ना। अब देखो इसके बाद 2, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है? मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, होगा कि नहीं होगा? यस सर। 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 36 हुआ कि नहीं? ये कौन सा है? रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड हो गया ना? हाँ, ये कौन सा साइड है? रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड, कौन सा साइड? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से है कि नहीं है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हम ले लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन कितना है? 2 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 2 मल्टीप्लाई, हाँ सर प्रोडक्ट वाली साइड में क्या बोलते हैं,
वो जो है वो कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है प्रोडक्ट के तौर पे, इसलिए हम लोग उसको एक ही ब्रैकेट में लिखे हैं प्लस करके ना। हाँ, ब्रैकेट में करके लिखो या फिर तुम अलग अलग भी लिख सकती हो। इसको समझ जाओ, उसके बाद अब फिर हम समझाते हैं उसको। तो 2 मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 16 लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 कितना आ गया 36 आया कि नहीं यस सर। आया। कर लो इसको पहले, उसके बाद हम दूसरा वाला बताते हैं। आयुषी तुमको समझ में आया? हाँ सर आ गया उसको। चलो ठीक है, मिटा दें। इरेज करें? सर आयुषी से पूछ लीजिए। इरेज करें? हाथ में उठा दो तो इरेज कर दे। लिख रही है हमको लग रहा है। यस सर। चलो लिख लेने दो। सर हो गया उसका। ठीक, देखो एक और तरीका बताते हैं प्रोडक्ट वाले साइड। प्रोडक्ट वाले साइड हमारा क्या था? प्रोडक्ट वाले साइड हमारा था 2H2O, यही था ना? था ना? अब यहाँ पर हाइड्रोजन कंसिस्ट करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है कि नहीं? है कि नहीं? तो 4 मल्टीप्लाई 1 कर दिए, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 16 एक ही है। 2 है। एकदम आगे लगा है ना। जब कभी ये मोलर फॉर्म में लिखा रहता है तो ये बोलता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट कितने हैं जितना आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4, तो ये ऑक्सीजन का हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई 2, यानी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं 16 इंटू 2, तो ये हो गया 4। हाँ आयुषी चली गई सर। आ जाएगी। तो ये 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा। या फिर एक और तरीका है वो भी समझा देते हैं। मान लो लिखा रहा है 2H2O लिखा है ना, ये बोलता है जनरली क्या बोल रहा है कि ये H2O और H2O ये दो है, समझी? इसका मतलब ये हो गया H2O दो ठो है। अब इनको अलग अलग जोड़ कर देख लो, इसी पर जोड़ो, पेंसिल है ना, जोड़ के दिखाओ। यस सर। जोड़ो जल्दी। सब 36 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? हाँ सर। ये क्या हो गया? सर 10 मिनट बाद मीटिंग खत्म होने वाली है। फिर हो गया खत्म? चलो पढ़ लिए ना? अभी नहीं, 10 मिनट बाद खत्म होगा। अच्छा अभी और पढ़ना है? हाँ। चलो ठीक है। H2O, अब देखो H2O अगर देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16, ये 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16, ये हो गया तुम्हारा कितना, 16 प्लस 2 कितना हुआ, 18 प्लस 18 36 हो गया ना? ये समझ में आया? हाँ। ये 2H2O वाला भाई झंझट समझ में आ गया ना पूरा? चल यस सर। इसको करके दिखाओ। कार्बन प्लस CO प्लस O2, C प्लस O2 क्या होता है, CO2, इसको बनाओ। बढ़िया पढ़ा है इसमें, बोर्ड मतलब बोर्ड वाला काम कर रहा है एकदम से। तुमको किस क्या होगा ये बोर्ड? किसको? हाँ आप ज्वाइन कीजिए, हम दिखाते हैं इसमें, देखिए। क्या है फिर जूम पे? जूम नहीं है मेरे पास। अच्छा अभी हम आपको दिखाएंगे। एक वो चैनल होता है विजन डबल ई, उस पर देखिएगा दिखाएगा। यूट्यूब में हाँ कौन सा? VISION डबल ई। नहीं वो तो ठीक है, जिसमें फोटो दिखाई देगा। हाँ हाँ? क्या ये बात है? सारा दिखेगा। अभी दिख रहा होगा ये? दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, 1 घंटे बाद दिखेगा। BI SION
SION हाँ, उसके बाद स्पेस डालकर डबल ई। डबल BISION स्पेस डबल ई, कैपिटल है स्मॉल? अरे एक कैपिटल एक स्मॉल। कैपिटल के स्मॉल है। क्या हुआ जी? 48 आ रहा है। बन गया? हाँ सर। तो कहाँ बता नहीं रहे तब से। 12 और इसका हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2, तो इसका हम लिख सकते हैं 12 प्लस 32, कितना आ गया? 44 होगा। इसका हम Yes, करेंगे sir. 12 प्लस यहाँ 16 मल्टीप्लाई 2, यही तो होगा। कितना हो जाएगा? ये भी आ जाएगा 44। होगा कि नहीं होगा देख लो। 44। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। चलो ठीक है, तब आज यहीं पर तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल। आज का सेशन यहीं तक है, आज के बाद फिर कल। गुड नाइट सर। गुड नाइट।